Page number 144, BCQ number 801. Which factor regulate 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल? तो 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल को कौन रेगुलेट करता है? कैल्शियम लेवल रेगुलेट कर रहे होते से। लीस्ट रिप्रेजेंटेशन इन मोटर एरिया इज, तो सबसे कम रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है? थाई की होती है। ये मोटर कॉर्टेक्स आपको दिखाया हुआ। सबसे कम एरिया जो है वो थाई का, और सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है? आपके लिप्स एरिया सबसे ज्यादा होता है। सेंसरी में मेरे ख्याल से लिप्स आएगा। हाईएस्ट सेंसरी एरिया लिप्स का है, और हाईएस्ट मोटर एरिया जो है वो किसका है हमारे पास? थंब। मोटर ग्रेटर एरिया देन थंब हैंड। का है, ग्रेटर देन ग्रेटर हैंड। देन हैंड। और लीस्ट एरिया रिप्रेजेंटेशन एरिया किसका है? थाई का है। हाय। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास राइबोफ्लेविन कंबाइन विद फास्फेट टू फॉर्म। तो राबिया के हमने दो बच्चे याद किए थे, फैड और एफएमएन। इसके अलावा राइबोफ्लेविन है क्या? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है जो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन के लिए साथ चाहिए होता है, और इसकी डेफिशिएंसी में किलोसिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, ग्लोसाइटिस मस्कुलर भी। सिरोसिस। चिलोसिस, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, इसके अलावा क्या होता है B2 की डेफिशिएंसी में? ग्लोसाइटिस भी होता है। हाँ, ग्लोसाइटिस भी होता है, और जिंजवाइटिस, केलीडर्माटाइटिस और चिलोसिस, ये सारा कुछ होता है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन किसकी डाइजेशन के लिए जरूरी है? प्रोटीन। प्रोटीन की है। इसे हमने कैसे किया था याद? ये सारा डाइजेशन वाला जो निमोनिक हमने किया था वो रिपीट करें। निमोनिक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मुझे पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो थायमीन, और जो ये प्रोटीन है राइबोफ्लेविन के साथ, और फैट्स के लिए नायसिन था। हाँ, इसे हमने किया था टेक केयर एफबी पर। टेक केयर एफबी पर। टी से है थायामीन जो कि है B1, जरूरी है फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टी से कार्बोहाइड्रेट, टेक केयर हो गया। एफ से हो गया फैट, फैट के डाइजेशन के लिए बी से बायोटिन, B7 जरूरी है। और पी से क्या है हमारे पास? प्रोटीन, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? आर से राइबोफ्लेविन। टेक केयर एफबी पर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच वेन मूव परपेंडिकुलर ओवर स्टेनोक्लीडोमास्टाइड एंड पायर्स द फेशिया इन द नेक। तो वो कौन सी वेन है? ये है हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो कि परपेंडिकुलर पड़ी है टू द स्टेनोक्लीडोमास्टाइड। अच्छा, नेक्स्ट है बॉय प्रेजेंट विद द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इंट्यूबेशन वाज डन, लेरिंगियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस इज द काज, इट इज काज्ड बाय। तो लेरिंगियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस किसकी वजह से होता है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से। मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी लेड डाउन बाय विच मंथ? कौन से मंथ में बन जाते हैं? 2 मंथ में बन जाते हैं। और फर्स्ट 3 मंथ को हम कौन सा पीरियड कहते हैं? वेरी गुड, एम्ब्रियोनिक पीरियड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 55 year old मैन विद द पेनलेस, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग और LDH रेस। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? तो क्या होगा? लिम्फोमा होगा। अगर ओल्ड एज की बात करें, पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर की बात करें और रेस्ड LDH, तो लिम्फोमा है। लेकिन अगर यंग एज है, पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर है और रेस्ड LDH है, तो फिर क्या होगा? सेमिनोमा। और अगर ओल्ड एज है प्लस पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर प्लस मेच्योर स्टेम सेल है, तो फिर क्या होगा? टेराटोमा होगा। इसके अलावा जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है वो कौन सा है? सेमिनोमा। और इसके लिए हमने क्या किया था? तो लाड़काना मतलब सुई गैस कंपनी। वो lymph node tumor greater than seminoma, greater than glioma, greater than craniopharyngioma. क्रेनियोफ्रेंजियोमा, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ बेबी डिलीवर एट 32 वीक नाउ हैविंग with respiratory distress for lung maturity, what drug could have given to mother
एंटीनेटल, तो एंटीनेटली आपने कौन सी ड्रग देनी है फॉर लंग मैच्योरेशन, तो आप देते हैं बीटा मैथासोन। अच्छा, बीटामेथासोन इसमें ग्रेटर भी देन आपकी प्रेफरेंस है, डेक्सामेथासोन। बीटा मैथासोन इज ग्रेटर देन डेक्सा मैथासोन। इसे याद कैसे रखना है कि औरतों को ना बेटा चाहिए होता है ज्यादातर, ठीक है, तो बेटा इज ग्रेटर देन डेक्सा, बीटा मैथासोन इज ग्रेटर देन डेक्सा मैथासोन। पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ स्वेयर chest pain, nature radiating to the left arm of 2 hour duration, ECG is inconclusive, which cardiac enzyme will be raised, और cardiac enzyme कौन सा raised होगा? मायोग्लोबिन। बेस्ट मायोग्लोबिन। इनिशियल टेस्ट कौन सा कराते हैं? ईसीजी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? 6 आवर में ईसीजी, 1 to 2 आवर में क्या रेस्ट करता है? मायोग्लोबिन। विद इन 4 आवर क्या होगा? CKMB रेस्ट होगा। और आफ्टर 4 आवर आप क्या कराते हो? ट्रॉप कराते हो, ठीक है, तो ट्रॉप में भी क्या? IM टाइम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक तुम टू सेंसिटिव। सेंसिटिव। तो आई में ट्रॉप आई स्पेसिफिक है और ट्रॉप टी क्या है? सेंसिटिव है। नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद हेडेक, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, ऑन एलपी ग्लूकोज इज 80, प्रोटीन इज 55, ऑल सेल लाइन, अब देखो सारी बाकी सेल लाइन उन्होंने कहा नॉर्मल है, ठीक है। व्हाट इज द काज? तो जहां पे पूरी पूरी की पूरी सेल लाइन आपकी नॉर्मल होती है ना, तो उसमें काज होता है वायरल। तो क्या है हमारे पास? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है। वैसे नॉर्मली क्या क्या कंडीशंस है? नॉर्मल पैरामीटर देखो, और साथ में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या हो रहा है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में क्या हो रहा है, और वायरल में क्या हो रहा है। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 50 to 80 mm ऑफ वाटर नॉर्मल है, CSF का प्रेशर, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होगा? रेज्ड हो जाएगा, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन में भी रेज्ड हो जाएगा, और वायरल में भी रेज्ड हो जाएगा। अगर ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें तो नॉर्मली क्लियर होता है और कलरलेस होता है, लेकिन अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें तो उसमें क्या होगा? टर्बिड, ट्यूबरकुलस में क्लियर या मे भी थोड़ा सा क्लाउडी हो, और वायरल मेनिंजाइटिस में भी क्लियर होता है। प्रोटीन नॉर्मल कितनी होती है? 20 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर बात करें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तो उसमें प्रोटीन हाई हो जाएगी, टीबी में बहुत ज्यादा हाई होती है, और वायरल मेनिंजाइटिस में स्लाइटली हाई होती है। ग्लूकोज नॉर्मल कितना है? 40 to 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर बात करें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तो बैक्टीरिया ना खा जाता है ग्लूकोज को, तो वेरी लो, ठीक है। अगर टीबी की बात करें तो ये भी तो बैक्टीरिया ही ना, तो इसमें भी लो हो जाएगा, लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस वायरस को जरूरत नहीं होती ग्लूकोज की, तो उसमें नॉर्मल रहता है। क्लोराइड की बात करें तो 116 to 122 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ये लो हो जाएगा, ट्यूबरकुलस में भी वेरी लो, और वायरल मेनिंजाइटिस में नॉर्मल। और सेल नॉर्मल कितने होते हैं? लेस देन 5 माइक्रोलीटर। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मेनली आपको न्यूट्रोफिल मिलेंगे, ट्यूबरकुलस में प्लियोसाइटोसिस मिलेगी, और वायरल हम डिटेक्ट ही ऐसे करते हैं कि उसमें क्या हो? लिम्फोसाइटोसिस हो, बाकी सेल लाइन जो है वो नॉर्मल मिलती है वायरल मेनिंजाइटिस में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 28 वीक प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट विद अ प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, निफिडिपिन वाज गिवन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निफिडिपिन? निफिडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही है इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद वीकनेस, लिथार्जी, एमसीवी इज 59 और एचबी 6.8। अब देखो एमसीवी कितना कम है? 59 है, एचबी भी कम है, तो ये क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हाइपोस्पेडियोसिस इज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ, तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, हाइपोस्पेडियोसिस और एक एपिस्पेडियोसिस। हाइपोस्पेडियोसिस में क्या होता है? यूरोजेनिटल हाइपोस्पेडियस फोल्ड होता है, का डिफेक्ट वेंट्रल होता है। सरफेस ऑफ पीनिस पे जो है वो क्लोजर नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से हाइपोस्पेडियस होता है। और जो ट्यूबरकल का होता है वो एपिस्पेडियस, जो क्रिप्टोर्चिडिज्म के साथ रिलेटेड होता है, और एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ। वेरी गुड। इसे याद हमने कैसे किया था? हक न्यूमोनिक से। एज से क्या है हमारे पास? हाइपो स्पाइडिएसिस डिफेक्ट, और एज से ही होगा हमारे पास हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया के चांसेस होते हैं। यू से क्या है हमारे पास? डिफेक्ट इन यूरोजेनिटल फोल्ड, ठीक है। तो हाइपोस्पेडियोसिस किसकी वजह से होता है? डिफेक्ट इन यूरोजेनिटल फोल्ड। और सी से क्रिप्टोर्चिडिज्म का रिस्क होता है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एपिस्पेडियोसिस। एपिस्पेडियोसिस में क्या पढ़ा हमने? डिफेक्टिव जेनिटल ट्यूबरकल होता है, ठीक है। ई से एपिस्पेडियोसिस, और जी से क्या हो गया? जेनिटल ट्यूबरकल का डिफेक्ट, और ई से एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, तो एग्नोमोनिक से इसे याद रखना है। ये आपको शो कराया हुआ है हाइपो और एपिस्पेडियोसिस। हाइपो में क्या है? यूरिथ्रल ओपनिंग है ऑन द वेंट्रल सरफेस, और एपिस्पेडियोसिस में यूरिथ्रल ओपनिंग है ऑन द डॉर्सल सरफेस। नेक्स्ट स्टडी इन्वॉल्व टू रूल आउट काज ऑफ रेयर डिजीज। अब रूल आउट करना है, ठीक है, तो इसे हमने कैसे याद
किया था, रूल आउट करने के लिए जो रेयर डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए स्टडी करते हैं, वो कौन सी होती है? केस कंट्रोल होती है। केस कंट्रोल स्टडी टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, जो कि कंपेयर करती है पेशेंट को जो डिजीज है और आउटकम ऑफ इंटरेस्ट या फिर केस विद द पेशेंट हु डोंट हैव डिजीज, जो कि कंट्रोल है, जिनमें डिजीज नहीं है, एंड कंपेयर लो फ्रीक्वेंटली एक्सपोजर टू द रिस्क इज प्रेजेंट इन ईच ग्रुप टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड डिजीज। फिर आपने देखना है कि रिस्क फैक्टर और डिजीज के दरमियान में क्या फर्क है। एक आपने ले लिया, केस ले लिया, एक कंट्रोल ले लिया, ठीक है। अब केस को भी वही रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर है और कंट्रोल को भी उसी रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर है। अब आपने देखना है कि इन दोनों के दरमियान आउटकम क्या आती है फ्यूचर में। आया कि जो पहले से डिजीज है और जिनका रिस्क फैक्टर चल रहा है, क्या उनमें डिजीज बढ़ जाती है, या फिर जो आपने कंट्रोल चुने और जिनमें रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर है, तो वो क्या डिजीज होते हैं कि नहीं होते। ये हो गई आपकी केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट है विच इज द प्री एक्लैम्सिया ट्रिगरिंग फैक्टर। तो प्री एक्लैम्सिया ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होगा? फीटल एंडोथेलियल डिसफंक्शन। हाउ मेनी डे does it take for the spermatozoa to form the matured sperm? तो matured sperm बनने के लिए 75 डेज की जरूरत है। ये वैसे डिफरेंट है, कहीं पे 75 डेज दिया हुआ है, कहीं पे 60 डेज भी दिया हुआ है, 79 डेज भी दिया हुआ रेंज बताई हुई थी आई गेस 64 to 75 डेज। है। हाँ जी, 64 to 75 डेज। लेकिन यही आपकी इसके पिंक के अंदर ना एक जगह पे और कोई ऑप्शन सूटेबल था नहीं, तो उसमें 79 भी चूज किया, ठीक है। लेकिन आई गेस एक्चुअली यहाँ पे रेंज सेवेंटी ये नाइन है। ही होगी, फिर मुझे शायद याद नहीं है। नेक्स्ट पेशेंट, नहीं नहीं, वैसे रेंज इतनी है। जो मतलब हमारे पास लास्ट टाइम एक एमसीक्यू आया था, उसमें और कोई बेस्ट ऑप्शन थी नहीं, तो नियरेस्ट हमने ये चूज किया था। पेशेंट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैव hemolysis, which factor will have decreased level due to binding with the hemoglobin? तो वो कौन सा फैक्टर होगा? हेप्टोग्लोबिन। हीम बाइंड करती है अपने ही नाम वाली हेमीपेक्सिन के साथ, और एच भी किसके साथ बाइंड करती है? विद द हेप्टोग्लोबिन। विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पायोजेनिक एब्सेस? तो पायोजेनिक एब्सेस में कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एरेक्डोनिक पाया ड्यूरा मर्ज टू फॉर्म कॉक्सिजियल लिगामेंट एट विच लेवल? तो कौन से लेवल पे बनता है? S2 लेवल पे। लेकिन अगर कॉक्सिजियल सेगमेंट की बात करें, तो वो कौन से लेवल पे होगा? L1 के लेवल पे। तो इसे आपने याद रखना है कि सेगमेंट एस और एल इकट्ठे आएंगे, कभी एस और एस इकट्ठे नहीं आएंगे। सेगमेंट एस के साथ कभी नहीं आएगा, सेगमेंट हमेशा एल के साथ आएगा। एस और एल को अपने मतलब बराबर करना है, ज्वाइंट करना है। सेगमेंट में L1 आएगा, और जो है हमारे पास लिगामेंट, लिगामेंट में S2 आएगा, या कॉकक्स 1। शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक सूटेबल फॉर हिस्टेक्टमी, तो वो कौन सा होता है हमारे पास? प्राइलोकेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा रिपीट हुआ हुआ है, प्राइलोकेन। एमडीएमएस में भी ये बार बार रिपीट हुआ हुआ। शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक सूटेबल फॉर हिस्टेक्टमी इज प्राइलोकेन। अच्छा, प्राइलोकेन का एक और भी एमसीक्यू आता है कि फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक काज मेट हीमोग्लोबिनीमिया, तो वो भी प्राइलोकेन है। इसके अलावा इसका एक और आता है प्रोकेन वाला। प्रोकेन किस में यूज करते हैं? वो है वेजाइनल हिस्टेक्टमी। विच शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक इज गिवन एपिड्यूरल इन वेजाइनल हिस्टेक्टमी इज प्रोकेन। ये भी आता है एमसीक्यू प्रोकेन का। प्रोटीन का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडीएच लेवल डिक्रीज्ड बाय। तो एडीएच का लेवल कैसे डिक्रीज होगा? इंक्रीज जब होगा प्लाज्मा वॉल्यूम। एडीएच, एडीएच का काम क्या है?
एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो डायूरेसिस नहीं होने देगा, पानी बचाओ मुहिम चलाएगा। लेकिन इसका लेवल कब कम होगा? जब प्लाज्मा वॉल्यूम पहले से ही ज्यादा है, तो फिर तो हमें पानी की बचाने की जरूरत नहीं है ना, तो ये पानी बचाओ मुहिम नहीं चलाएगा, ये कम हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ द ट्रू नेगेटिव अमंग दोज हु आर एक्चुअली ट्रू नेगेटिव, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू नेगेटिव और एक्चुअली ट्रू नेगेटिव। तो क्या होगा? नेगेटिव प्रोडिक्टिव वैल्यू होगी। ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक डॉक्टर कैथेटराइजेशन रूसी, ये ट्रांसफर्स मुझे इन समझ सीएन इज नहीं आया गिवन। प्रिडिक्टिव वैल्यू वाला। दो चीजें हैं, आपने प्रिडिक्टिव वैल्यू देखनी है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपको दोनों क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव दिए जाए, जैसे अब इन्होंने क्या कहा कि ट्रू नेगेटिव है अमंग ऑल दोज हु आर एक्चुअली ट्रू नेगेटिव, मतलब पहले से ही वो ट्रूली नेगेटिव थे, उनमें डिजीज नहीं थी। अब आपने जो रिजल्ट निकाला उसमें भी आपको सारे के सारे ट्रू नेगेटिव मिल रहे हैं। अब देखो रिजल्ट भी ट्रू नेगेटिव है, जो आपने काउंटर चेक किया, पहले से भी आपको पता था कि ये लोग ट्रूली नेगेटिव हैं, इनमें डिजीज नहीं है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहते हैं। अगर बात करते वो कि ट्रू पॉजिटिव है अमंग दोस्त जो पहले से ही आपके पास ट्रू पॉजिटिव, अगर दोनों ही ट्रू पॉजिटिव हो जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोडिक्टिव वैल्यू होती। मतलब एक टेस्ट करके दिया गया और आपको बताया गया ये सारे के सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव हैं, इनमें कोई डिजीज नहीं है। आपने कहा नहीं भी मुझे यकीन नहीं है, मुझे फिर से टेस्ट करके दो। काउंटर चेक कराया आपने, फिर भी ट्रू नेगेटिव आया, मतलब सारे के सारे पेशेंट वाकई नेगेटिव थे, उनमें डिजीज नहीं थी। तो इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं? नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कह रहे हैं। Next, during suprapubic catheterization, transverse incision is given. Which of the following is likely to be damaged? तो यहाँ पे कौन सी चीज डैमेज होगी? Inferior epigastric artery, which is a branch of फेमरल hmm? इलियक। लाइलेक सॉरी। बोले कौन सा? एक्सटर्नल आइलिया की ब्रांच है। एक्सटर्नल आइलिक की ब्रांच है, वेरी गुड। मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट? तो दो चीजें हैं, एक सिंपैथेटिक इफेक्ट है, एक पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है। जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है वो हमारा किसमें होता है? फाइट और फ्लाइट की पोजीशन में, ठीक है। जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है वो कब होगा एक्टिवेट? जब आप रेस्ट पोजीशन में होंगे, पीसफुल कंडीशन में होंगे और डाइजेशन में, ठीक है। तो अब उन्होंने पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट का पूछा है, तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट किस में मिलेगा? जब इरेक्शन ऑफ पीनस होगी, ठीक है, तो वो किस में होती है? पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक्चुअली दो चीजें हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, एक सिंपैथेटिक डिवीजन है। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो रेस्टिंग पोजीशन में होती है। रेस्टिंग में पीपल कंस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, स्लाइवेशन हो रही होती है, भूख लग रही होती है ना जब आप नॉर्मली ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, एयरवे कंस्ट्रिक्ट करते हैं, हार्ट रेट स्लो होता है, स्टमक अपना काम कर रहा होता है, डाइजेशन, इंटेस्टाइन ने भी डाइजेशन करना है, ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्ट करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्रीज ब्लड फ्लो। लेकिन अगर कोई फ्लाइट और फाइट की कंडीशन आ गई है तो क्या होगा? डेले बाहर को आएंगे, प्यूपल डायलेट होना शुरू हो जाएगा, सलाइवा इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा। अब कोई भागने वाली या कोई जंग की कंडीशन है तब आपको इतना ज्यादा भूख तो नहीं लगेगी ना, तो क्या होगा? एयरवे, और हाँ, आप जब भाग रहे हैं तो आपको ज्यादा एयर की जरूरत है, तो एयरवे डायलेट करेंगे, आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, स्टमक इनहिबिट कर देगा डाइजेशन को, लिवर रिलीज ग्लूकोज, और क्योंकि भागने के लिए आपको ग्लूकोज की जरूरत है तो कहाँ से रिलीज होगा? लीवर से। इंटेस्टाइन इनहिबिट कर देगा डाइजेशन को, किडनी रिलीज करेंगे एड्रेनालिन, ब्लैडर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिक्रीज ब्लड फ्लो। Next, a man had penetrating entry in the right lumbar region, which is the sequence layer to be pierced. तो आपने याद रखना है, सबसे पहले स्किन तो आ गई, स्किन के बाद क्या होगा? आपने कैंप लगाना है। एक बंदा है, उसने ना एक जगह पे जाके कैंप लगाना है, ठीक है। पहले उसकी स्किन, जो वो कील लगा रहा है कैंप लगाने के लिए, तो पहले उसकी स्किन आएगी, उसके बाद आएगा कैंपर फेशिया, ठीक है, मतलब कैंप लगाना। उसके बाद आएगा आपका स्कारपास फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपिन्यूरोसिस। ये तरतीब से याद रखने।
नेक्स्ट है हमारे पास 55 ईयर ओल्ड फीमेल अंडरगो हिस्टेक्टमी फॉर द ओवेरियन सिस्ट शी देन रीएडमिटेड ड्यू टू pneumonia and culture sensitivity show gram negative organism and develop shock after 6 day. अब देखो शॉक डेवलप हुआ है 6 दिन के बाद. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द कंडीशन? तो मैकेनिज्म क्या होगा कि उसकी वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है. विच ऑर्गेनिज्म स्पोर आर मोस्ट अगर रोज इसके रेजिस्टेंट? एमसीक्यू Most common organism causing peritonitis after abdominal surgery. तो उसमें क्या है हमारे पास एब्डोमिनल सर्जरी के बाद बैक्टीरियाइड है. अगर एसबीपी सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की बात करें या फिर खाली पेरिटोनाइटिस की बात करें तो फिर आपने चूज करना है इकोलाई को. लेकिन अगर पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस और एनी सर्जरी और मैनिपुलेशन तो फिर क्या होगा, फिर आपने बैक्टीरियाइड्स को चूज करना है. इसमें बैक्टीरियाइड को ना आपने दो चीजों में चूज करना है. अगर आपको हिस्ट्री दी हो एब्डोमिनल सर्जरी की या फिर आफ्टर सर्जरी या फिर पोस्ट सिस्टेक्टमी की बात की जाए तो वो सारा उसमें आपने बैक्टीरियाइड्स को चूज करना है. इसके अलावा एक वर्ड आता है प्यूपरल सेप्सिस. प्यूपरल सेप्सिस में जो है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो अकॉर्डिंग टू रफी है वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इज ग्रेटर देन इकोलाई इज ग्रेटर देन बैक्टीरियाइड. लेकिन जो हमने किया था उसमें था कि इकोलाई इज ग्रेटर देन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इज ग्रेटर देन स्टाफ ओरियस. मोस्ट और फिर इस एंडोमेट्रियोसिस. वाले में रफ़ी के न्यू एडिशन में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई लिखा हुआ है. ग्रुप ए लिखा हुआ है. जी मैम, ये 14th एडिशन में. ठीक है, फिर कोई चेंजिंग्स हो गई होंगी, आप फिर ग्रुप ए के साथ ही चलो क्योंकि ये पुराने एडिशन में ना ग्रुप बी है और जो हमने किया था उसमें भी पहले हमने पैक किया था उसके बाद फिर हमने उसे चेंज करके एग्स किया था जिसमें इकोलाई इज ग्रेटर देन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इज ग्रेटर देन स्टाफ ऑरियस हो गया अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन. मैम इसमें कुछ इस तरह से भी है जो मेरे पास लिखा हुआ है कि अगर आपकी सर्जरी की हिस्ट्री नहीं है तो फिर आपका सेप्सिस हुआ है तो वो इकोलाई है. अगर सर्जरी की हिस्ट्री है और बेड पे है या मतलब पोस्ट जो सर्जिकल होता है तो वो आपका बैक्टीरियोइड्स है क्योंकि वो सीरियाइड्स है. मैनिपुलेशन. हाँ. और अगर आपकी मतलब पोस्ट वेजाइनल मतलब डिलीवरी के बाद हुआ है और सेप्सिस हो गया है तो वो हम्म. आपका बैक्टीरियोइड से ई कोलाई मतलब उसमें जो प्रेफरेंस है. लेकिन अगर हम्म. वेजाइनल डिलीवरी होकर और उसके बाद सेप्सिस हुई है तो फिर वो आपके पास ग्रुप बी और ग्रुप ए जो भी स्ट्रेप्टोकोकाई है वो चीज़ आ जाती है. लेकिन ये ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज अभी भी हैं, ये क्लियर नहीं हुआ तो अब इस तरह देखें. से तो पहला पॉइंट आपने बताया है वो तो उसमें आ गया ना कि अगर कोई सर्जरी की हिस्ट्री नहीं है कुछ, वो तो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में वो तो क्लियर है कि वो ई कोलाई इक्वल. आएगा. हाँ जी. लेकिन ये जो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस वाला है वो भी मतलब समहाउ क्लियर ही है कि सर्जरी वाला जिधर भी पॉइंट आ जाएगा तो उसमें ये बैक्टीरियोइडस आएगा. लेकिन मैं ये पर्परल सेप्सिस की बात कर रही थी कि इसमें अक्सर एम्बिग्विटी मुझे रहती है क्योंकि वो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाला भी है. मतलब अगर दोनों ऑप्शंस में होंगे तो फिर किसको चूज़ करना है और यहाँ फिर इसमें जो इक्वल आया है उसको प्रेफरेंस रखनी है. मेरा मतलब क्वेश्चन ये है. तो हाँ, लास्ट हमारा जो इसमें इसमें लास्ट सीक्वेंस है ना वो है ई जी और एस. ठीक है, ई से हमारे पास इकोलाई इज ग्रेटर देन जी से ग्रुप ए आर बी वट एवर. जो आप ग्रुप ए कह रहे हो ना कि न्यू एडिशन में है तो आप उसे चूज करो. इकोलाई इज ग्रेटर देन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इज ग्रेटर देन एस से स्टाफ ओरियस. ये आपने प्यूपरल सेप्सिस में भी यही चूज करना है. एंडोमेट्रियोसिस की बात हो तो भी यही, और एंडोमायोमेट्रियोसिस हो या फिर एंडो पैरामीट्रियोसिस हो तो इन सब में आपने यही वाला सीक्वेंस फॉलो करना है. डॉक्टर एरूज ये जो पर्परल सेप्सिस वाला पॉइंट है ना इसमें इसने सीक्वेंस साथ ही लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेटर देन इकोलाई ग्रेटर देन बैक्टीरियाइड. बैक्टीरियोइडस. हाँ जी, ये जो सीक्वेंस है ना आपकी रफी में ये लिखा हुआ है. जो नीचे वाला सीक्वेंस है ना ये एट दैट टाइम जब हम पढ़ रहे थे तो हमें सर ने करवाया था ये. उन्होंने कहा था कि मैंने आई डोंट नो कि उन्होंने कौन सी बुक से किया था और ये सेट कि ये जो है ऑथेंटिक बुक है. तो मैंने अपने बुक पे जो नमोनिक लिखा हुआ है वो ये है. बाकी मेरी बुक में भी यही था सेम एज इट इज कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इज ग्रेटर देन इकोलाई इज ग्रेटर देन बैक्टीरियाइड्स. लेकिन अभी भी इसमें कंट्रोवर्सी है तो आपका जो दिल करे फिर वो चूज कर लेना. थोड़ा सा इसमें है एम्बिग्युटी और जो भी कराता है यहाँ पे ये मसला आता होता है. चलिए नेक्स्ट चले. जी मैम.
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑर्गेनिज्म स्पोर्स आर मोर रेजिस्टेंट, तो कौन से ऑर्गेनिज्म का है, क्लोस्ट्रिडियम का है। यूरेटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होता है, फ्रॉम द मीजोडर्म। और प्रोजेस्टेरॉन इज प्रीकर्सर ऑफ, किसका प्रीकर्सर है, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन। दोबारा से वेलकम। अच्छा, नेक्स्ट है द रूफ ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय, तो रूफ किससे बनती है, बाय द बॉडी ऑफ कार्पस कैलोजम। ये है आपका लैटरल वेंट्रिकल, ब्लू में ये, ठीक है, और इसके ऊपर जो ये है कॉर्पस कैलोजम की बॉडी। नेक्स्ट है अ बेबी हैज सम कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी, शी हैज मशीनरी मर्मर ऑन ऑस्कल्टेशन, व्हाट इज द एब्नॉर्मेलिटी। अब मशीन लाइक मर्मर किस में आते हैं, पीडीए में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में। इसके अलावा एक और सिनेरियो होता है कि एक वुमन है जो कि हिली स्टेशन पे रहती है, उसने एंटीनेटल चेकअप कराया तो उसका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी किसी चीज का रिस्क रह जाएगा उसमें, तो पीडीए का रिस्क उसमें रह जाता है। और पीडीए एक और डिजीज में भी होता है, रुबेला में जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट आता है ना, वो पीडीए का आता है। और वो कब आता है, विद इन 5 weeks. नेक्स्ट है पेशेंट was diagnosed to have gout, which of the following enzyme could be uh, targeted by the allopurinol for treatment of the patient। तो allopurinol ने क्या करना होता है, xanthine oxidase inhibitor है। pyruvate is intermediate between, तो pyruvate किसके का intermediate है, between the glucose and acetyl CoA। एक्चुअली इन्होंने आपको वो क्रेब साइकिल वाला सारा जिक्र किया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, पायरोवेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यही उन्होंने कहा कि पायरोवेट जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट है बिटवीन ग्लूकोज, एंड प्रोडक्ट क्या है आपका, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। पायरोवेट से आगे क्या होगा, एसिटाइल कोए। ये पायरोवेट से आगे क्या चल रहा है, ये सारा पाथवे एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए इस पूरे पाथवे में जाता है। ये पाथवे वैसे मैंने आपको सेपरेटली भी कराया हुआ है, और इसमें कैलकुलेशन भी बताई हुई है एटीपी की, जो कि आगे दी हुई है, एक दफा वहां से भी देख लेना। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटीपीज, तो कितने देता है, 38 एटीपीज देता है। टोटल एटीपी 38 है। अगर एरोबिक मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाया मैलेट एस्पार्टेट शटल हार्ट और लिवर के अंदर प्रोड्यूस करता है नॉर्मल कितना, 32 नेट एटीपीज। लेकिन अगर एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ वन ग्लूकोज की बात करें, जो कि ग्लाइसरोल 3 फास्फेट शटल से होगी, वो शटल कहाँ पे मौजूद है, स्केलेटल मसल में, वो प्रोड्यूस करता है 30 एटीपी। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस नेट 2 एटीपी, और आर्सेनिक पॉइजनिंग काज ग्लाइकोलिसिस टू गिव 0 नेट एटीपी। स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है, सब ग्लॉटिस में। नेसोफेरिंक्स में सूडो स्ट्रेटिफाइड है, ओरोफेरिंक्स में स्ट्रेटिफाइड, ग्लॉटिस में, एपिग्लॉटिस में भी स्ट्रेटिफाइड है, सब ग्लॉटिस में सूडो स्ट्रेटिफाइड, ट्रेकियम में भी सूडो स्ट्रेटिफाइड है, और डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में स्ट्रेटिफाइड है। लव सप्लाई टू द ऑब्स्चुरेटर इंटरनस इज फ्रॉम, तो कहां से जाएगी, फ्रॉम द सैक्रल प्लेक्सिस। एक्चुअली ऑब्स्चुरेटर एक्सटर्नस मसल सप्लाइड बाय पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्स्चुरेटर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू क्या है, L3 एंड L4, और ये ओरिजिनेट कहां से करता है, फ्रॉम द लंबार प्लेक्सिस। राइट ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू, राइट और लेफ्ट आपको दोनों पता होना चाहिए। राइट वाली जो है वो कहाँ पे ड्रेन करेगी, इंफीरियर वेना केवा में, जबकि जो लेफ्ट वाली है वो सारी ओवेरियन है या फिर सुप्रारीनल है या गोनेडल है, वो पहले लेफ्ट रीनल वेन में जाएगी, और फिर लेफ्ट रीनल वेन से कहाँ जाएगी, राइट साइड पे इंफीरियर वेना केवा में। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्किन अराउंड द एनस, तो स्किन अराउंड द एनस, देखो स्किन की बात की है तो वो कहाँ जाएगा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। पेशेंट प्रेजेंट विद द पैरोक्सिस्मल फीवर, चिल्स, time duration for the symptom appearing 36 to 48 hour, ring or crescent shape organism। तो एक तो टाइम ड्यूरेशन से भी आपको पता चल गया, और दूसरा रिंग और क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म या फिर बनाना शेप ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम होता है। Falciparum. Next है 40-year-old housewife is suffering from the gastric ulcer and toothache. A safe drug to give her relief toothache because toothache would be, तो वो कौन सी होगी, पैरासीटामोल। A patient present with the acute appendicitis pain for last 18 hour on the pathological examination what will be seen, तो आपको क्या मिलता है उसमें, न्यूट्रोफिल मिलते हैं इन द मस्कुलर वॉल। अब मुझे ये बताओ अपेंडिसाइटिस में कौन सा वो मिलता है,
फ्लूइड? एक्सुडेटिव होगा। ठीक है, वो ठीक है, एक्सोडेटिव होगा। एक और हमने सिनेरियो पढ़ा था, मैंने कहा था एस से याद रखना है। सीरस होगा या सुपरएटिव होगा? सेपरेटिव। सुपरएटिव होगा। अच्छा, नेक्स्ट है फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हार्ट साउंड किसकी वजह से होगी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन की वजह से। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन जिसमें क्लोयर ऑफ माइटल एंड ट्राइकस्पिड वॉल होता है। सेकंड हार्ट साउंड किसकी वजह से होगी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जिसमें क्लोयर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल होता है। और थर्ड हार्ट साउंड में क्या आता है? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग आती है जो कि नॉर्मल होता है चाइल्ड में, प्रेगनेंसी में और एथलीट्स में। और फोर्थ हार्ट साउंड किसकी वजह से होगा? एट्रियल सिस्टोल की वजह से। फैक्टर 9 रिप्लेस बाय, तो फैक्टर 9, अब देखो ये है हमारे पास 9, अगर इस 9 को यूं करके लिखें तो ये यूं करके, तो ये क्या बन जाएगा? पी, तो एफ एफ पी। ठीक है, 9 को उल्टा लिखो तो पी बनता है, तो एफ एफ पी याद रखना है आपने। और क्रियो प्रेसिपिटेट हैज, उसमें क्या होगा? फैक्टर 8 प्लस 13 होगा। उसके बाद है माइस जीन एसोसिएटेड विद, तो माइस वाले मैंने आपको पहले भी कई दफा कराए हुए हैं। तो सी माइस किसके साथ? माइस एक्चुअली ये सी एप्स्टीन माइस बार वायरस का होगा। सी माइस और एन माइस जो है वो न्यूरोब्लास्टोमा का होगा। और एल माइस स्मॉल सेल्स ही है। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने माइस की एसोसिएशन पूछी हुई है, तो इन सब में किसके साथ होगा? बर्किट बर्किट लिम्फोमा। लिम्फोमा के साथ होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्ड अ बेबी आफ्टर पार्चुरेशन, रिग्रेशन ऑफ द यूट्रस इज डन बाय, तो रिग्रेशन किसकी वजह से होगी? लाइसोसोम की वजह से। डिक्रीज हाइट एंड स्लोप ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू हाइट या स्लोप। अब देखो हाइट जो है, मैंने आपको क्या कहा था, किस पे डिपेंड करती है? सोडियम लेवल पे आएगी ना। सोडियम लेवल के ऊपर डिफेक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है कि हाइट जो है वो क्या है? वो डिक्रीज है। अब बहुत ज्यादा हाइट होती तो क्या होता? हाइपरनेट्रीमिया होता, लेकिन अब इन्होंने कहा हाइट डिक्रीज है तो फिर क्या है? हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, नेक्स्ट है इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करती है? इंक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर से। यंग फीमेल प्रेजेंट विद द डायरिया डॉक्टर ये डिजीनेस वाला इज, थोड़ा सा बता दें, विस्कोसिटी वाला। मीन आर्टीरियल प्रेशर ने डायरेक्टली आपके जो ब्लड वेसल है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करना होता, ना ही इसने विस्कोसिटी को बढ़ाना होता है। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है? सिस्टोल। मीन आर्टीरियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या है भला? सिस्टोलिक है, ठीक है, प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर है। अब जब आपका बार बार ये सिस्टोलिक या 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर, इस चीज को छोड़ दें, इसके मतलब डिवीजन में क्या आ रहा है ओवरऑल? अगर आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो आर्टरी का जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका पल्स रेट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आर्टरी का प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? जो ब्लड वेसल की एंडोथीलियम है इनके ऊपर भी डैमेज होगा। ठीक है, जब एंडोथीलियम डैमेज करेंगे, बार बार प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर, तो इनमें से क्या रिलीज होगा? क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होंगे। अब इन क्लॉटिंग फैक्टर ने क्या करना है? जो आपका ब्लड है उसके अंदर विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ गए, प्लाज्मा नहीं बढ़ रहा, फैक्टर बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा फैक्टर बढ़ेंगे उतना ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी। एक ये पॉइंट हो गया कि यहाँ से विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। और दूसरा पॉइंट ये कि जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर भी तो यही है ना कि बीपी बढ़ रहा है, सिस्टोलिक बढ़ रहा है, पल्स प्रेशर बढ़ रहा है, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब ये जितना ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे हाइपरटेंशन होती है तो उसमें हाइपोक्सिक कंडीशन आ जाती है, सही तरह से ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाता। जब सही तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और बॉडी को लगेगा कि हमारे पास ना रेड ब्लड सेल काउंट कम है, इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो ये सिग्नल देगी भाई और ज्यादा आरबीसी को बढ़ाओ। अब जितना ज्यादा आरबीसी बढ़ेंगे उतना ज्यादा ब्लड विस्कस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तो नहीं हो रहा आपका, प्लाज्मा वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा, ब्लड विस्कस हो रहा है। अभी समझ आया? ये दो फैक्टर हैं जिन्होंने इफेक्ट करना है और इंक्रीज करना है ब्लड अब समझ आ गया। मतलब ये है कि अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो जो डैमेज कर रहा है एंडोथेलियम को और फिर वो फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं। अब मुझे लग रहा था कि शायद वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विस्कोसिटी पहले इंक्रीज हुई है तो अब मीन आर्टीरियल प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा। अच्छा, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा उसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज होनी है।
हाँ जी, ये चीज है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यंग फीमेल प्रेजेंट विद द डायरिया डिजीनेस HCO3 is 18 and right shift of the HP oxygen curve what will be decrease। तो क्या चीज डिक्रीज होगी राइट शिफ्ट में? तो पीएच डिक्रीज होती है। राइट शिफ्ट में होता क्या है? मीन डिक्रीज एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। मतलब राइट वाला ना बहुत अच्छा है, इन्होंने कहना है कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप ये ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को दो। ठीक है, इसमें क्या आता है? बोहर इफेक्ट आता है, ये बहुत अच्छा है। इसने इंक्रीज करना है, हर चीज को इंक्रीज करना है। P50 को इंक्रीज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ये इसकी काजेज है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, T2 3 बीपीजी इंक्रीज होगा, सिर्फ पीएच डिक्रीज होगी। लेकिन जो लेफ्ट शिफ्ट है ना, ये बहुत बुरी है। इसने ये बहुत मीन है, इसने कहना है भाई ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए, मैंने टिश्यू को डिलीवर नहीं करनी। और ये लेफ्ट में एल आ रहा है और हेल्डेन में भी एल आ रहा है। ठीक है, तो इसे याद रखना है, इसमें हेल्डेन इफेक्ट है। जो बोहर इफेक्ट है वो किस में होता है? बोहर के एच से याद रखो, राइट में भी एच आ रहा है, तो वो बोहर इफेक्ट है। ठीक है, अब जो इसके काजेज है, इसके काज ये बुरा इसी वजह से है क्योंकि इसे खुद को हर चीज कम मिली हुई है, तो इसने क्या आगे देना है? इसने भी कहना है भाई जब मुझे कुछ नहीं मिला मैं आगे क्यों दूं? डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज 2 3 बीपीजी, सिर्फ और सिर्फ पीएच इंक्रीज होगी। पीएच नेगेटिविटी है ना, तो नेगेटिविटी इसकी इंक्रीज हुई भी है, और फीटल हीमोग्लोबिन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है अबाउट आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट विच इज करेक्ट। तो आयरन एब्जॉर्प्शन होगी, डाइटरी आयरन इज मोर रेडियली एब्जॉर्ब फॉर्म। और रेडियली एब्जॉर्ब फॉर्म कौन सी होती है? फीरस होती है या फीरिक होती है? फेरस। फेरस। फेरस अस फेरस वाली होगी। फॉर्म, हमारे वाली फॉर्म, अस वाली फॉर्म जो है ना वो एब्जॉर्ब्ड होती है। अच्छा, अ पेशेंट विद द जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, हिज यूरिन शो हिमाचूरिया एंड प्रोटीन काजेस। अब देखो यूरिन में आ रहा है हिमाचूरिया एंड प्रोटीन, तो क्या काज होगा? साल्ट रिटेंशन की वजह से। पेशेंट हु इज क्रोनिक अल्कोहलिक प्रेजेंट टू हिज फिजिशियन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल, एल्ब्यूमिन 4.1, AST is 40, ALT is 40। व्हाट विल बी द माइक्रोस्कोपिक चेंजिंग्स? तो क्या चेंजिंग्स उसमें आएंगी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ना हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अल्कोहलिज्म में क्या होता है? अल्कोहल कहाँ पे डिटॉक्सिफाई होती है? स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक में। अब ये रेटिकुलम। क्रोनिक अल्कोहलिक है तो फिर क्या होगा? हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी। विच स्ट्रक्चर फॉर्म द पेल्विक डायफ्राम? तो पेल्विक डायफ्राम कौन बनाता है? प्यूबोकॉक्सीजियस। ये देखो, ये है हमारे पास जो कुछ मसल्स हैं जो मिलके बना रहे हैं पेल्विक डायफ्राम। उसमें मेनली क्या आता है? प्यूबोकॉक्सीजियस। ये ब्लू वाला जो है ना, ये है प्यूबोकॉक्सीजियस। इसके अलावा कौन कौन से मसल हैं? प्यूबोरेक्टालिस है और इलियोकॉक्सीजियस, ये जिसे खाली हम कॉक्सीजियस कह रहे हैं, ये है इलियोकॉक्सीजियस, इलियम से आ रहा है, और नीचे ये कॉक्सीजियस मसल पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? प्यूबोकॉक्सीजियस, प्यूबिक से कॉक्सिक्स तक आ रहा है, और रेक्टालिस प्यूबिस से रेक्टम तक आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो मैंने कहा था मेटल की प्लेट पे जाके अलाइन करते हैं, तो कौन सा होगा? मेटाफेजिया होगा। और ये सेल साइकिल तो मैंने बहुत दफा आपको रट्टाफाई कराया हुआ है। इसमें क्या आता है हमारे पास? G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। ये तीनों किसमें है? इंटरफेज में आते हैं। उसके बाद माइटोसिस फेज स्टार्ट होता है, जिसमें क्या है हमारे पास? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, एंड टीलोफेज है। ठीक है, G1 फेज को क्या कहते हैं? ये वाला G1 ग्रोथ फेज है। एस फेज क्या है? एस से सिंथेसिस फेज, तो डीएनए सिंथेसिस इसमें होती है। G2 क्या है हमारे पास? इसमें मोर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस स्टार्ट होती है। उसके बाद आपकी माइटोसिस होगी। माइटोसिस में क्या आता है? सबसे पहले प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज जिसमें मेटल प्लेट पे अलाइनमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद एनाफेज है, फिर टीलोफेज है। अब जो जी नॉट फेज आती है ना, इसमें सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और फर्दर डिवाइड नहीं होते। और उनके एग्जांपल क्या है? जो परमानेंट सेल्स हैं। हाँ, एग्जांपल। कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स आ जाएंगे और न्यूरॉन्स वगैरह। वेरी गुड। और आरबीसी। Which of the following is responsible for uncoupling of the oxidative phosphorylation? तो इसे हमने एंटी न्यूमोनिक से याद किया था। यू से अनकपलिंग, अनकपलिंग एन से क्या हुआ हमारे पास? नॉर एपिनेफ्रिन इज ग्रेटर देन थायरोक्सिन इज ग्रेटर देन एपिनेफ्रिन।
नेक्स्ट है माइलिनेशन ऑफ द सीएनएस बाय, तो इसे हमने वो जीपी से याद किया था, माइलिनेशन ऑफ सीएनएस। अगर हमारे पास हो सीएनएस क्या है, सीएनएस हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन किसकी तरह होता है, अंडे की तरह होता है, ठीक है। तो अंडे से अंडा बनाओ तो ये गोल ओ की तरह बनता है ना, तो ओ से ओलिगोडेंड्रोसाइट याद रखना है। वैसे हमारे पास एक व्हाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है। जो व्हाइट मैटर होता है उसके क्या साथ क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं। जो ग्रे मैटर होता है उसके साथ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक अगर वाइट एस्ट्रोसाइट्स होते मैटर हैं। में भी एस्ट्रोसाइट्स पूछेगा तो फिर वो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स आएंगे, और अगर ग्रे मैटर में एस्ट्रोसाइट्स पूछेगा फिर प्रोटोप्लाज्मिक। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन डैमेज, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द नोड एंड इंटरनोड स्टार्ट हो जाएगी। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द बोन पेन, फ्रैक्चर लैब शो हाई पैराथार्मोन, दिस इज मोस्टली रेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सारा कुछ किस में रेज्ड होगा, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी अकर इन, टाइप 3 किस में मिलती है हमें, आर्थस रिएक्शन में मिलती है। वैसे आज हम टाइप 1 2 एंड 3 डिस्कस करना ले फिर से, ताकि रिवीजन हो जाए। क्या चीज? टाइप 1 टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, कर 2 ले एंड रिवाइज। 3, हाँ मैंने कहा रिवाइज कर लेना ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। टाइप 1 किस में होती है, ये वो आ जाएगी, उसमें आईजी वाली रिलीज होगी, इसके अंदर मसल से। इसमें एक तो हाइव्स आ जाती हैं, एस्थमा आ जाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जाएगा, और हे फीवर। वेरी गुड। इसे हमने याद कैसे किया था, हाँ हाँ निमोनिक से, HAHA। एच से क्या होगा हमारे पास, हे फीवर, ए से एलर्जिक एस्थमा, एच से हाइव्स, और ए से एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये हो गया टाइप 1। और टाइप 2 को कैसे याद किया हुआ है, टाइप 2 में होता है हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड या साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड, तो इसे कैसे याद किया था, मेरे ख्याल से इसका वो निमोनिक था ना, माई ब्लड इज RH पॉजिटिव समथिंग, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, वेरी गुड, लेकिन मैंने वैसे इसको इस तरह याद किया था गुड। कि वो माइस्थीनिया ग्रेविस में आ जाता है, और इसके अलावा जो है बी वाला, मुझे इस तरह निमोनिक्स बड़ी मुश्किल से याद आते हैं। खैर, इसमें वो गुड पास्चर वाला आ जाएगा, माइस्थीनिया ग्रेविस आ जाएगा, हिमोलिटिक वाला आ जाएगा, हिमोलिटिक एनीमिया वाला, और इसमें ग्रेव्स डिजीज़ आ जाएगी, और एक मिनट जरा याद करूँ। गुड पास्चर, ग्रेव्स डिजीज, hemolytic reactions, वो RH hemolytic disease of newborn वाले erythroblastosis fetalis, और इसके आई से ये रह गया आपका, ITP immune thrombocytopenia purpura। वेरी गुड, नहीं नहीं, वो नहीं है। वेरी गुड। अच्छा हाँ चलो, वो ठीक क्या, है, और वो वाला वही ट्रांसफ्यूजन है, रिएक्शन। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। वेरी ठीक गुड, है, और हो गया वो आपका, ये एक पूरा हो गया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की। ठीक है। टाइप 3, टाइप 3 में वो आर्थरस रिएक्शन था, ये फार्मर्स लंग वाला, उसके अलावा SLE है और डिप्थेरिया है, और इसमें वो टेटनस टॉक्साइड का था एक, टाइप 3 में डिप्थेरिया टॉक्साइड, डिप्थेरिया सीरम टॉक्साइड और सिकनेस डिजीज। SLE, और साथ इसमें वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हाँ जी, इसे हमने किया था पास न्यूमोनिक से, ठीक है। पी से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, पी से पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा आ जाएगा, एस से SLE आ जाएगा, ए से आर्थस रिएक्शन है, और दूसरे एस से सीरम सिकनेस, जिसमें डिप्थेरिया टॉक्साइड आता है। इसके अलावा हमने ना कुछ और चीजें भी ऐड की थी, जिसे आपने शार्प न्यूमोनिक में फिर ऐड कर दिया था, ठीक है। और उसमें एच से क्या आ जाएगा, हिमोस्कोलिन पर्परा आ जाएगा, और रूमाटाइड आर्थराइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस और टिस वाली जो डिजीजेस है वो इसमें आती हैं। क्या नाम है, कुछ डिजीजेस आ रही हैं इसमें टाइप 3 में, और कुछ आती हैं टाइप 4 में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 4, जो कि सेल मीडिएटेड है। इसमें मेनली जितनी भी सीज और टिस वाली डिजीजेस हैं वो टाइप 4 में है। कुछ हैं जैसे आर्थराइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस, रूमाटाइड आर्थराइटिस, वो आ रही हैं टाइप 3 में। बाकी मेनली जितनी भी सीज और टिस वाली हैं वो किस में आ रही हैं, टाइप 4 में आ रही हैं। अब उसमें क्या आएगा, 6 T's आएंगे। 6 T's में टी सेल, टीबी स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलन टेस्ट, और टच कांटेक्ट डर्माटाइटिस, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस,
और हशिमोटो थायराइडाइटिस, अब वही चीज ओटिस आ गया, हशिमोटो थायराइडाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस और आईबीडी वगैरह, ये आती हैं टाइप 4 के अंदर। डॉक्टर रूस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी टाइप 4 में है? हाँ, टाइप 4 में है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। टाइप 4 में ना आपने वो कुछ और भी बताई है, ये बुक में नहीं लिखी हुई, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस और क्या आपने बताया? सोरियासिस, आईबीडी, ठीक है, हशिमोटो थायराइडाइटिस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होगा? वुंड कंट्रैक्शन का डिफरेंस होगा। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर एट, तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली कहाँ पे होती है? एम्पुला ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब में। ये आज हमने पढ़ा था अपनी थ्योरी में। वोमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो वोमिटिंग सेंटर किस में होते हैं? मेडुला में। एक्चुअली मेडुला में 3 सेंटर होते हैं, जिसे आपने VCR निमोनिक से याद रखना है। V से वोमिटिंग सेंटर, C से कफ सेंटर और R से रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ द एनीमिया, नहीं एक रह गया शायद, फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इन एडल्ट। तो एडल्ट में ईस्ट्रोजन का क्या काम है? इसने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराना है। बेसिस ऑफ द एनीमिया इन द क्रोनिक डिजीज, तो वो क्या होगा? डिक्रीज ट्रांसफर ऑफ द स्टोर्ड iron, patient present with the abdominal pain on endoscopy, lesion found and loss of epithelium, this is loss। जब किसी भी जगह से एपिथेलियम का लॉस होना शुरू हो जाए तो वहां पे क्या बनेगा? अल्सर बनेगा। ट्रू हर्मेफ्रोडाइट कैरियोटाइप, ये बहुत बहुत एम्बिगुअस सा है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो एज इट इज आपने रट्टाफाई करना है एक्स वाई, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में एक्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एक्स ओवर एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स एक्स वाई दिया हुआ है। मैंने और उस जितने दिन भी उस इराटास ग्रुप में आए ना हैं ये अभी ये तक शेयर नहीं किया हुआ। था, वो ना एक MCQ यही वाला इसी तरह का ही, ट्रू हर्मेफ्रोडाइट कैरियोटाइप, उसमें उसने दिया हुआ था XXY। वो क्लाइन फिल्टर का बनता है ना, मतलब मेल है, क्लाइन फिल्टर मेल ही होता है। तो मतलब किसी ने ग्रुप में लिखा कि मतलब सीक्वेंस फॉलो करो तो XX से बायो वही बनता है। मैं तब से उसमें ये कंफ्यूज थी कि क्लाइन फिल्टर वाले जो है वो तो मेल्स होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट तो नहीं होते ना। मतलब उसमें ना एक हाँ, बी ऑप्शन था जो ठीक लग रहा था। मैं एक मिनट देखती हूँ, मेरे सामने शायद आ जाए। वो आपके एस के 19 में कहीं पे था। ये एस के नहीं, 19 ये में ना भी इस तरह का। एस के पिंक में ही आया था वो, उसमें सेक्शन 4 में कहीं पे। अच्छा, अम, चलें देख लें, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, आज तक इसका कोई हल नहीं और हो ये सका। आता भी है पेपर में, बार बार आया होता है। हम्म। मैंने शेयर किया था ग्रुप में, मुझे नजर नहीं आ रहा किधर मैंने किया है। क्लाइन फिल्टर में था क्या वैसे? 47XXY है, तो क्लाइन हम्म, फिल्टर मेनली होते ही मेल हैं। यही उस टाइम मुझे भी एम्बिग्विटी थी, लेकिन डॉक्टर अरूज इसके सीक्वेंस में भी उसने लास्ट पे XX पाई दिया हुआ ना, XX ग्रेटर देन हाँ, XX/XY। XXY दिया। बस ये इसे ऐसे ही रट्टाफाई करो, क्या हो चलो सकता अगर है और। मुझे मिला ना मैं भेज दूंगी, अभी मुझे नजर ही नहीं आ हाँ रहा। ठीक है, मुझे सेंड कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में ना दो चीजें ट्रू है, एक तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी है और दूसरा स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम भी है, बट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द नाइग्रोस्ट्रायल पाथवे टू द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामिन इज, तो वो कौन सा है? डोपामीन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अकर बाय, तो सेल मेम्ब्रेन में ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन, तो माइक्रोट्यूब्यूल किस में प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स में। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रियोल्स का एक और वो भी आता है MCQ, जिसमें सेंट्रियोल्स की अरेंजमेंट का पूछा होता है, तो उसमें ऐसे करके ना 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, ऐसे करके 9 होते हैं, वो भी आता है सिनेरियो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट विद द प्लूरल प्लाक और FVC डिक्रीज, FeV1 ओवर FVC इज नॉर्मल, तो डायग्नोसिस इज, डायग्नोसिस ये देखो उन्होंने कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में काम एक का बताया हुआ है और दूसरा प्लूरल प्लाक, ये किस में बनते हैं? एस्बेस्टोसिस में बनते हैं।
इसके अलावा एस्बेस्टोसिस के क्या आते हैं सिनेरियोस? मेनली तो वो शिपयार्ड वर्कर्स वाला एक आता है, और कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री वाला आता है, और मतलब इसी तरह ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री दी होती है एस्बेस्टोसिस की। um, मीजोथेलियोमा वाला जो पूछते हैं वो तो उसमें आपका आंसर होता है एस्बेस्टोसिस। ब्रोंकोजेनिक्स ये हाँ, वाला एक आता है ना, मीजोथेलियोमा ग्रेटर देन एसोसिएटेड विद मेसोथेलियोमा, एस्बेस्टोसिस। और वो ये हाँ, कि अगर ब्रोंकोजेनिक्स ग्रेटर मीजोथेलियोमा की देन है। बात करें तो एस्बेस्टोसिस आएगा, लेकिन अगर एस्बेस्टोसिस का काज पूछें, एस्बेस्टोसिस ने क्या काज करना है, तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। और अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की बात करें कि उसमें मेन काज क्या होता है, तो वो स्मोकिंग होता है। और अगर स्मोकिंग पूछें कि वो क्या काज करता है, तो उसमें फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा लगाना है। और अगर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री वर्कर या फिर ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा की बात करें, तो वो यही आपका एस्बेस्टोसिस है। लेकिन अगर कोल माइनिंग और सैंड ब्लास्ट की सैंड बात करें, तो फिर माइनिंग, क्या आएगा? फिर सिलिकोसिस आएगा। सिलिकोसिस आएगा ना, जो ये अर्थ वाली जो सिलिकोसिस आएगा, वेरी जितना गुड। भी रिलेटेड होगा, सैंड माइनिंग, कोल माइनिंग वगैरह। जो एस्बेस्टोसिस है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ रूफ, मोस्ट कॉमन इंसुलेशन जो है उसमें, और अफेक्ट करता है ये बेस को, ठीक है। जबकि सिलिकोसिस और जो कोल है, ये क्योंकि बेस में मतलब अर्थ वगैरह इनमें से या माइनिंग वाले काम में है, तो ये किससे अफेक्ट करेगा? अपर लोब को अफेक्ट करेगा। अब एस्बेस्टोस में मेनली जो शिप बिल्डर्स हैं वो आ जाएंगे, रूफ काम करने वाले, और प्लम्बर्स आ जाएंगे। और अफेक्ट किसे करता है? ये लोअर लोब्स को अफेक्ट करता है, एसोसिएट होता है विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर, जैसे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मेसोथेलियोमा। और ये वो नेक्स्ट है एस्बेस्टोसिस में वो बॉडीज का भी आता है ना, एक फेरेजीनियस बॉडीज, मेरे ख्याल से यही है। ये डॉक्टर एरूज, इसमें हेटेरोगनियस सार्कोइडोसिस में तो कोई बॉडीज। बॉडीज नहीं थी ना? क्या हुआ? नहीं, बल्कि विटामिन सी फंक्शन इज, विटामिन सी ने क्या करना है? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन रेसिड्यूज करना है। पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर व्हेन, कब होगा? जब एक ब्लड ग्रुप ए वाले को आपने ब्लड ग्रुप बी ट्रांसफ्यूज कर दिया। और पोस्ट मेंटेनेंस बाय द मसल स्पिंडल इज डन बाय, तो कैसे होगा? प्रोग्रेसिव लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर से। Patient with the fluid loss now show metabolic acidosis with the hypokalemia. Most fluid loss will be through, तो fluid loss कहाँ से होगा? Through the colon. Platelet aggregation is caused by, तो aggregate कौन करता है? Thromboxane A2 करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन काज बाय थ्रोम्बोक्सिन ए टू, और इनहिबिशन कौन करता है? साइकिल वाला भाई आता है और वो कहता है भाई यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना, ठीक है, तो उससे याद रखो प्रोस्टासाइक्लिन। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन विच जीन विल काज कैंसर, तो कौन से जीन में? TP53 में। फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टू फीलिंग बीपी, टू फेलिंग बीपी इज, तो बीपी फेलिंग में फास्टेस्ट या बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स कौन करेगा? बी से बड़ी जल्दी से बैरोरिसेप्टर। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय, तो ग्रोथ हार्मोन जैसे मुर्गियां है ना, उन्हें हम उनकी ग्रोथ कराने के लिए क्या करते हैं? उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। तो उसे याद रखो, हेन हेन को हमने ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगाने हैं, तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा। एज से क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया इज ग्रेटर देन, ई से एक्सरसाइज इज ग्रेटर देन, एन से क्या होगा हमारे पास? नॉन रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप। हेन निमोनिक, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप। और उसके बाद है हमारे पास पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वोमिटिंग, काज इज, तो एब्डोमिनल पेन भी है, परसिस्टेंट वोमिटिंग भी है, तो क्या काज होगा हमारे पास? इंटेरोटॉक्सिन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज, तो क्या करना है आपने? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए कराया। और पैप स्मीयर जो है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन है? ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। वेरी गुड। व्हाट इज न्यूरोलेशन? न्यूरोलेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। हाउ आर एबीजी सैंपल कलेक्टेड, तो वापस चले जाओ अपने हाउस जॉब वाले जमाने में, कैसे कलेक्ट करते थे? हेपरेनाइज सिरिंज लेते थे और आर्टीरियल सैंपल निकालते थे। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन
ड्यूरिंग प्रोसीजर तो रिमेन इन लिमिट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब ये नहीं है कि आप यूरोलॉजिस्ट हो और बैठ के गायनी की केसेस करना शुरू कर दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू अबाउट अल्फा मोटर न्यूरॉन। तो अल्फा अल्फा मोटर न्यूरॉन को आपने कैसे याद रखना है, एक्स्ट्रा मी, एक्स्ट्रा मी अल्फा से याद रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर होंगे, मी के एम से आपने याद रखना है ये क्या है, माइलिनेटेड है, और अल्फा से अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और जो गामा मोटर न्यूरॉन है वो टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, इन द इंट्राफ्यूजल फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर रियरली मेटास्टाइज, तो बहुत कम मेटास्टाइज कौन सा होगा, बीसीसी, बेसल सेल कार्सिनोमा। पेशेंट हैविंग हाइपररिफ्लेक्सिया ड्यू टू हाइपररिफ्लेक्सिया अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आता है। मैन वर्किंग इन द हॉट इन्वायरमेंट हैविंग स्वेटिंग लीड टू, तो स्वेटिंग हुए जा रही है तो उससे क्या होगा, एडीएच रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब एडीएच ने क्या करना है, पानी बचाओ मुहिम स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि देखो स्वेटिंग हो रही है ना, वाटर लॉस हो रहा है, तो इसी वजह से एडीएच आएगा और पानी बचाओ मुहिम स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इन फीमेल फर्स्ट प्यूबर्टल चेंजिंग इज, तो फीमेल में सबसे पहले क्या होता है, ब्रेस्ट बड अपियर होना शुरू हो जाता है। इसे याद कैसे रखना है, टैम नमोनिक से, थिलार्की, एड्रीनार्की और फिर मिनार्की। थिलार्की क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट है। प्यूबार्की क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर है। और मिनार्की क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को मिनार्की कह रहे हैं। एड्रीनार्की क्या है, द ऑनसेट ऑफ इंक्रीज इन सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, बॉडी ऑर्डर एंड द एक्नी। और गुनेडार्की क्या है, maturation of the gonadal function. Next है local anesthesia cross placenta by, तो कैसे क्रॉस करता है, by the passive diffusion. Which हार्मोन का सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो सर्विक्स को सॉफ्ट करने के लिए नॉर्मली वैसे भी जब डिलीवरी नहीं हो पा रही होती पॉसिबल, तो आप प्रोजेस्टेरॉन तो आप क्या करते हो, प्रोस्टाग्लैंडिन पोजिटरी रखते हो, ठीक है। तो उससे याद रखो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन पोजिटरी से याद रखो, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स कराती है ये। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आ मेल विद द कार्टेगनर syndrome having recurrent chest infection, otitis media, infertility। कार्टिगनर सिंड्रोम हमने कई दफा किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, एजोस्पर्मिया होना शुरू हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 5 वीक आफ्टर प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्टेड जर्मन मीजल्स हैं, और शी कंसल्टेड हर ऑब्स्टेट्रिशियन वरिंग अबाउट द बेबी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन द बेबी माइट डेवलप। तो अब देखो 5 वीक की उन्होंने बात की है, तो कौन सी होंगी, कंजेनिटल कैटरेक्ट होंगी। ओवरऑल की बात करें तो डेफनेस इज ग्रेटर देन कैटरेक्ट, तो इसमें वही रुबेला दिलरुबा वाली कहानी याद रखनी है कि अपनी जो दिलरुबा है उसके बारे में पहले तो वो ये देखता नहीं है कि वो काली है को गोरी है विद इन 7 वीक, ठीक है। वो उसे नहीं पता होता कि ये गोरी है, ये काली है, जैसी भी है, बस उसकी दिलरुबा है। और 7 वीक के बाद क्या होता है, वो उसके खिलाफ बातें सुनना भी छोड़ देता है। तो विद इन 7 वीक कैटरेक्ट, आफ्टर 7 वीक क्या होगा, डेफनेस होगा। लेकिन अगर 5 to 6 वीक की बात की जाए तो उसमें क्या आएगा, हार्ट डिफेक्ट आएगा। हार्ट डिफेक्ट भी कौन सा आता है, पीडीए। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्टिंग इन हार्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसे ना आपने कैसे याद रखना है, अपनी मुट्ठी बंद करो और खोलो आराम से। पहले आपने थंब को खोलना है, थंब को खोलना है, उसके बाद अपनी बाकी फिंगर्स खोलनी है, ठीक है। अब इसे याद करने का ये तरीका है, ये है एपिड्यूरल, सब एपिड्यूरल, सॉरी एपिड्यूरल कह रही हूँ, एपिकार्डियम, सब एपिकार्डियम, फिर आएगा हमारे पास एंडोकार्डियम और फिर सब एंडोकार्डियम, ठीक है। अब जो हमारे पास एपिकार्डियम है उसमें ये जो अंगूठा है इसमें कुछ नहीं। फिर क्या आता है हमारे पास, सब एपिकार्डियम, सब एपिकार्डियम में क्या होगा, एसए नोड होगा। फिर आता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम में क्या होगा, एवी नोड होगा। फिर आता है आपके पास सब एंडोकार्डियम, उसमें क्या होगा, कंडक्टिंग सिस्टम होगा। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है, इसमें कुछ नहीं। एपिकार्डियम में, सब एपिकार्डियम में क्या है, एसए नोड। फिर है हमारे पास एंडोकार्डियम, उसमें है एवी नोड। फिर सब एंडोकार्डियम, उसमें क्या है, कंडक्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग थायराइड ग्लैंड, ट्रू रिलेशन ट्रू इज,
तो थायराइड ग्लैंड के साथ क्या है, स्टेरनोहाइड लैटरल टू द ग्लैंड है। एंटीरियो लैटरल की बात करें तो स्टेरनोहाइड, स्टेरनोथायराइड एंड स्टेरनोक्लीडोमास्टाइड पड़ा है। पोस्टरोलैटरल में कैरोटिड शीथ पड़ी हुई है। मीडियली हमारे पास फ्रीक्वेंट लेरेंजियल नर्व और फेरिंग्स एंड ट्रेकिया पड़ा है। पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, पैराथायराइड ग्लैंड पड़ा है। मॉडरेट एक्सरसाइज, व्हाट इज हैपन, मॉडरेट एक्सरसाइज में क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। विच फ्लूइड गिव आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा था, 0.9% नॉर्मल सेलाइन। अब वो सारे सोल्यूशन रिपीट कर दें। जो आइसोटोनिक थे वो तो 0.9% नॉर्मल सेलाइन आ जाएगा इसमें, और जो हाइपरटोनिक था उसमें वो वाला था 3% सोडियम क्लोराइड वाला, और जो वो थे हाइपोटोनिक में 0.45% नॉर्मल सेलाइन आ जाएगा। अम, और वो वाले मुझे याद नहीं है जो हाइपरटोनिक में आता है आपके पास 3% नॉर्मल सिलाइन। हाइपरटोनिक में, हाइपोटोनिक में क्या आएगा, हाफ नहीं सिलाइन, डॉक्टर रूज हाफ थ्री नॉर्मल परसेंट सिलाइन। नॉर्मल सेलाइन या 3% सोडियम क्लोराइड। 3% NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो आएगा आपका हाइपरटोनिक में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसमें आता है हाफ नॉर्मल सिलाइन। हाफ, एक्चुअली नॉर्मल सिलाइन इज NaCl, तो 0.45% क्या है, NaCl, वो है हाइपोटोनिक। ठीक है। उसके बाद आता है आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में नॉर्मल सिलाइन आ जाएगी जो कि है 0.9% NaCl। फिर आता है रिंगर लैक्टेट और हार्टमैन सोल्यूशन, और आएगा 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन। ये तीनों किस में है, आइसोटोनिक में। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट केम विद द हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम द हाइट, टेलस फ्रैक्चर, दिस विल लीड टू, अब देखो टेलस बोन फ्रैक्चर हुई है तो उससे क्या होगा, डैमेज टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च हो जाएगा। अब तीन आर्चेस हमने डिस्कस किए हैं प्लांटर सरफेस के ऊपर, एक है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, एक है लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च और एक है ट्रांसवर्स आर्च। अब जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसमें मेन की स्टोन जो है वो कौन सा है हमारे पास, टेलस है। और अगर लैटरल लैटरल लॉन्गिट्यूडनल क्यूबॉइड। आर्च की बात करें तो उसमें क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है, और अगर ट्रांसवर्स आर्च की बात करें तो उसमें क्या है, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसक्यो रेक्टल फोसा एब्सेस ड्रेन विल रिजल्ट इन डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी आपकी, इंफीरियर रेक्टल नर्व डैमेज होती है। सेफ ड्रग फॉर द मलेरिया इन द प्रेगनेंसी, तो याद रखो प्रेगनेंसी में जो फीमेल होती है उसने क्या बनना होता है, मदर बनना होता है। ठीक है। एम से मदर, एम से मेफ्लोक्विन, मी वाली ड्रग देनी है, मदर वाली। एम से मदर, एम से मेफ्लोक्विन। अच्छा, उसके बाद है पेशेंट विद द माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया प्रेजेंट विद द स्पून शेप नेल, अब ये आ गया स्पून शेप नेल विद द टारगेट सेल प्रेजेंट विद व्हाट, तो डायग्नोसिस क्या होगा आपका, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।